याद कीजिए दिल्ली सरकार का पिछला 1.5 साल। पिछले 1.5 साल में दिल्ली की जनता ने काम से ज्यादा टकराव देखा है, और यह टकराव दिल्ली सरकार को और केंद्र के बीच में देखा है। टकराव केजरीवाल और नजीब जंग का देखा है। लेकिन आज कोर्ट ने सबको अपना अपना दायरा बता दिया है, एक को आर और दूसरे को पार बिठा दिया है। और कोर्ट ने यह 2 टूक कह दिया है कि उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के बॉस हैं, लेकिन सियासत फिर भी जारी है। दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, यानी यह टकराव आगे भी जारी रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि केजरीवाल सरकार को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्या दिल्ली में आपसे पहले कोई सरकार नहीं रही है, सिर्फ इन्हीं की सरकार बनी है? और क्या चुनावी वादे करते हुए अरविंद केजरीवाल को यह पता नहीं था कि दिल्ली सरकार का दायरा आखिर है क्या? इसी मुद्दे पर आज हम करेंगे आर पार। मेरा कुछ दोस्तों से यही जवाब था कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के साथ दायरे की लड़ाई में उलझे सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने आईना दिखा दिया। हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर की ही चलेगी। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि किसी भी नोटिफिकेशन से पहले दिल्ली सरकार को एलजी की मंजूरी लेनी ही होगी, और एलजी की मंजूरी के बगैर जारी किए गए नोटिफिकेशन अवैध होंगे। साथ ही कोर्ट ने एलजी की मंजूरी के बिना दिल्ली सरकार की तरफ से जारी हुए सभी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 239AA के तहत दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे में एलजी का फैसला सर्वमान्य होगा। कोर्ट का फैसला आया तो 3 साल में पहली बार दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। ये भी अब सबको वाजे हो जाना चाहिए कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ से यहाँ पे चुनी हुई सरकार के अधिकारों को काटने की, उनके पंख कतरने की, डेमोक्रेसी को कतरने की, संवैधानिक व्यवस्था को के पंख काटने की एक कोशिश शुरू हुई। बीते 1.5 साल में केजरीवाल सरकार कई मौकों पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से भिड़ी। आरोप यहां तक लगाया कि नजीब जंग अपने पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करने में जुटे। संविधान के दायरे में या जो व्यवस्था बनाया हुआ है उस दायरे में सबको काम करना है। अपना दायरे के बाहर जाकर के किसी के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करना वो ठीक नहीं है। लोग सारे निराश होके बैठे हैं। मैं बता रही हूँ ये आम आदमी का पार्टी को आम आदमी ही ठुकरा देगा बहुत जल्दी, अगर ये अपना तरीका ठीक नहीं करेगा। तो बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब केजरीवाल सरकार टकराव की राजनीति की जगह दिल्ली के विकास पर पूरा ध्यान देगी? आर पार में हम इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। आर पार का डेली की तरह विश्लेषण होगा, विश्लेषण जो आपको इजीली समझाएगा, आसानी से समझाएगा ये मामला क्या है। बहुत कम पॉइंट्स में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ही होंगे दिल्ली के बॉस, यानी अल्टीमेट फैसला उनका होगा, आखिरी फैसला उन्हीं का होगा, जो हमेशा से चलता है, जो हमेशा से होता है। ये कोई नई बात नहीं है, और ये फैसला हाईकोर्ट ने दिया है। केजरीवाल आधे राज्य के सीएम है, दिल्ली एक हाफ स्टेट रहा है, और केजरीवाल उसके सीएम, जैसे शीला दीक्षित सीएम रही, जैसे मदन लाल खुराना सीएम रहे, जैसे सुषमा स्वराज सीएम रही, जैसे सीएम रहे साहिब सिंह वर्मा, वैसे ही अरविंद केजरीवाल सीएम रहेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी के बिना तमाम फैसले रद्द हो जाते हैं तत्काल प्रभाव से। क्या आपको चुनाव से पहले यह दायरा पता नहीं था? आम आदमी पार्टी को यह दायरा पता नहीं था? अब क्योंकि मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हम वादों का क्या करेंगे, क्या वादे ना पूरे करने का बहाना ढूंढ रही है आम आदमी पार्टी? एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, ये विश्लेषण में हम बताना चाहते हैं। और कुछ अहम सवाल भी हैं जिनको हम डिबेट के दौरान उठाएंगे। संबित पात्रा हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राघव चड्ढा हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हारून यूसुफ हैं फॉर्मर मिनिस्टर, सीनियर लीडर, सीनियर स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के, अभय दुबे हैं सीनियर जर्नलिस्ट, विराग गुप्ता है जो कि वरिष्ठ वकील, हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। लेकिन राघव चड्ढा, My straight question to you tonight, मेरा पहला सवाल आपसे है, चुनाव से पहले क्या दिल्ली उत्तर प्रदेश था?
दिल्ली मध्य प्रदेश था और चुनाव के बाद ये दिल्ली बन गया है। आप ऐसे इस पूरे मामले पर मैं कहूं तो उठा रहे हैं जैसे चुनाव से पहले दिल्ली दिल्ली नहीं था और अरविंद केजरीवाल से कोई पहले सीएम ही नहीं हुआ दिल्ली के अंदर। अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया है कि नजीब जंग अल्टीमेट बॉस हैं, अरविंद केजरीवाल अल्टीमेट बॉस नहीं है। आपको जो भी करना होगा भारतीय संविधान के दायरे में करना होगा। नाउ द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर, डू योर वर्क, डोंट फाइट। देखिए, ऐसा है कि इस देश में दो प्रकार के यूनियन टेरिटरी होते हैं, यूटी होते हैं। एक वे होते हैं जिसके अंदर विधानसभा होती है और एक दूसरे प्रकार के होते हैं जिसके अंदर विधानसभा नहीं होती है, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान है और अन्य प्रकार की यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली के अंदर संविधान में संशोधन कर एक विधानसभा बनाई गई। विधानसभा में विधायक चुनकर आते हैं, वो एक सरकार को नियुक्त करते हैं, सरकार दिल्ली में कामकाज करती है। आज ये कहा जा रहा है कि दिल्ली की सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, भ्रष्टाचार रोकना, महिला सुरक्षा, व्यापारियों के हित में कोई निर्णय नहीं ले सकती। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर आपको, अब आपकी ये मांग है कि अगर आपको फुल स्टेट अब नहीं मिलेगा, राघव चड्ढा, हियर मी आउट राघव चड्ढा, अब आप कह रहे हैं कि अब दिल्ली सरकार को फुल स्टेट अगर नहीं मिलेगा तो ना आप भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं, ना आप स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकते हैं, ना आप एजुकेशन दे सकते हैं, यानी अपंग हो गई है दिल्ली सरकार। क्या जब आप चुनाव में जा रहे थे आपको अपना दायरा पता नहीं था, या आपको ये ड्रामा करने में मजा आता है? या फिर ये ड्रामा ही आपकी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा। आप हमारी पूरी बात सुन लीजिए। मैं पूरी बात सुन रहा हूं, मैं आपकी पूरी बात सुन रहा हूं, 1 to 1 करूंगा आपके साथ। कुछ मैं क्या कह रहा हूं दिल्ली के अंदर, हाँ आप सुन लीजिए, हाँ सुन लीजिए। पहले ही 4-5 सेकंड का टाइम गैप है तो मैं अपनी बात पूरी करना चाहूंगा, इससे पहले आप दूसरा सवाल रखें। दिल्ली के अंदर 3 विषय छोड़कर लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस, संविधान ये कहता है कि बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो दिल्ली में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के अधीन आते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल, फ्लाईओवर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, भ्रष्टाचार रोकना, अन्य प्रकार की चीजें। आज ये कहा जा रहा है कि भैया ये सारे भी जो सब्जेक्ट्स हैं ये सब उपराज्यपाल के अधीन आ गए। अब मुझे एक बात बताइए, आप दिल्ली में रहते हैं, आपके घर में यदि पानी नहीं आ रहा, आपके घर में बिजली की समस्या है, कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड मुद्दा है, तो क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक के पास जाएंगे कि क्या आप क्षेत्र के विधायक के पास जाएंगे, चुने हुए विधायक के पास जाएंगे? लेकिन आप मुझे एग्जांपल बताइए, आप मुझे एग्जांपल बताइए कि नजीब जंग ने आपको किसी का पानी का कनेक्शन लगाने से मना कराओ। आप मुझे एग्जांपल बताइए नजीब जंग ने आपको रोका बिजली का कनेक्शन कहीं पर लगाने से। आप मुझे एग्जांपल बताइए एजुकेशन में आपको कहीं रोका गया हो। अब आप उन चीजों की डिमांड कर रहे हैं, अब आप उन चीजों की डिमांड कर रहे हैं जो दिल्ली के दायरे में नहीं आती। दिल्ली फुल स्टेट नहीं है, दिल्ली उत्तर प्रदेश नहीं है, और ये आज से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ये कई वर्षों से ऐसा ही है। बिल्कुल भी नहीं। मदन लाल खुराना भी इसी स्टेट में सीएम रहे, साहिब सिंह वर्मा भी इसी स्टेट में सीएम रहे, शीला दीक्षित 15 साल सीएम रही, हारून यूसुफ उस सरकार में मंत्री रहे। आपको पता नहीं क्या तकलीफ है। यू वांट टू वर्क, आप काम करना चाहते हैं या बहाने बताना चाहते हैं? दिल्ली के अंदर गड्ढे हुए हैं, जाम लग रहे हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, ऐसा है ये आप नाले साफ नहीं है। आपको मुद्दा नजीब जंग से लड़ना है। अब तो हाई कोर्ट ने सर कह दिया, राघव चड्ढा आप बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, उदाहरण दे दीजिए, आप बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता हैं। अब तो हाई कोर्ट ने कह दिया, ये तो नरेंद्र मोदी ने भी नहीं कहा, बीजेपी की सरकार ने भी नहीं कहा, हाई कोर्ट ने कह दिया। अब तो काम करिए। जवाब दे देता हूं, सुन लीजिए। बताइए सर। अब हाँ मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे देता हूं। अब हमारा जवाब सुन लीजिए। पहली बात तो यह है कि केंद्र और राज्य की सरकार के बीच में जब भी अधिकार क्षेत्र को लेकर किसी भी प्रकार का विवाद होता है, उस विवाद पे फाइनल निर्णय और एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन जो आर्टिकल 131 भारत के संविधान का कहता है वो उच्चतम न्यायालय यानी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो हम उस माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। एक चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि उदाहरण दीजिए कि एलजी ने कब कब आपको रोका। मैं उदाहरण दे देता हूं, आज के जजमेंट जिस पे आप आज बहस कर रहे हैं उससे उदाहरण दे देता हूं। किसानों को 50 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उनकी जमीनों का खरीद कर उनको मुआवजा दिया जाता था। यह रेट बहुत कम है दिल्ली की मार्केट रेट के हिसाब से, और प्राइवेट बिल्डर लॉबी को फायदा पहुंचता था। हमने उस रेट को 6 गुना बढ़ाकर
3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ कर दिया। ये अब एलजी के थ्रू रूट करिए तमाम चीजें। पहले की सरकार भी फैसला लेती रही है। एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं है पिछले 20 साल से दिल्ली में मुख्यमंत्री है। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पिछले 20 साल में 20 साल से दिल्ली में मुख्यमंत्री है, लेकिन 1.5 साल से ही दिक्कत क्यों हुई है? सिस्टम तो 20 साल पुराना है, रोक दिया, अभी 1.5 साल से ही दिक्कत क्यों हुई है? हमारे रोक दिए। तो मैं अच्छा यही पूछना चाह रहा हूं सर, आप मुझे बताइए, दिल पे हाथ रख के आज दिल्ली वालों के लिए और किसी के लिए नहीं, पंजाब को थोड़ी देर भूल जाइए, गुजरात को थोड़ी देर भूल जाइए, गोवा को थोड़ी देर भूल जाइए, दिल्ली ने आपको बम्पर मैंडेट दिया, बम्पर मैंडेट। इससे बड़ा मैंडेट ना किसी को मिला है और ऐसा लगता है ना किसी को मिलेगा। बम्पर मैंडेट, बीजेपी को औंधे मुंह गिरा दिया दिल्ली के अंदर, कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब पंजाब घूम रहे हैं, अरविंद केजरीवाल साहब गोवा जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल साहब अभी अपनी हेल्थ के लिए, चलिए वो उनका निजी कारण है, हेल्थ के लिए 12 दिन की छुट्टी पे हैं। ये तमाम चीजें हैं। क्या आपको लगता है कि ये झगड़ा कर एलजी के साथ टकराव कर आप दिल्ली की समस्याओं को हल कर लेंगे और जब दोबारा चुनाव में जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे दिल्ली की जनता को? मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, दिल्ली की जनता ने आपको काम करने के लिए चुना है। मनीष सिसोदिया आज बहाने बता रहे थे, वो कह रहे थे कि अब हम ये भी नहीं कर पाएंगे, अब हम वो भी नहीं कर पाएंगे, अब हम एजुकेशन नहीं कर पाएंगे। देखिए सर, ऑल सेड एंड डन, पीपल हैव बिलीव्ड यू, पीपल हैव इलेक्टेड यू, लेकिन आप लोगों के साथ विश्वासघात ना करें। बिल्कुल, पीपल हैव बिलीव्ड अस, मैं अपने व्यूअर्स की तरफ से बोल रहा हूं, क्योंकि फेसबुक पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोगों ने कह रहे हैं कि केजरीवाल को कानून का पालन करना चाहिए। महेश कुमार कह रहे हैं आप तो जनता में बहुत बिलीव करते हैं, जनता धनार्दन आपके लिए भगवान है, जनता ये बात करिए। पीपल ऑफ दिल्ली, पीपल ऑफ इंडिया आर सेइंग दैट सर, केजरीवाल अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। चंद्रकांत यादव कह रहे हैं केजरीवाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सुरेंद्र महिचा ने अपनी राय रखी, केजरीवाल को पीएम बनने की जल्दी है। संजीव स्वामी ही अपनी राय दे रहे हैं। देखिए मिक्स्ड व्यूज आ रहे हैं आपके सामने। जस्टिफाई योर मैंडेट, आपको जो बहुमत मिला है, आपको जो जीत मिली है, उसकी बात करिए, इधर उधर की बात मत करिए। ऐसा है, हाँ देखिए ऐसा है कि पिछले 1.5 साल में ये दिल्ली की जनता जानती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं और कई अपने जो वादे हैं पूरे करके दिखाए हैं। बिजली के दाम आधे करे, पानी घर घर में मुफ्त पहुंचाया, शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत बदलाव करे, अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां मिल रही हैं, कई प्रकार के काम करे। और हमने 1 साल पूरे होने पर अपनी रिपोर्ट कार्ड जारी कर ये भी बताया कि हमने क्या वायदे करे, कितने वायदे पूरे हुए और कितने वायदे वर्क इन प्रोग्रेस हैं। तो वो काम हमारा चल रहा है। परंतु आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करा है और मैं चाहूंगा आप इस पर थोड़ी गंभीरता से अपने व्यूअर्स को भी समझाएं। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि दिल्ली में चुनाव होता है, चुनाव होकर एक सरकार नियुक्त होती है, यदि आप ये कहें कि इस सरकार को किसी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, ये सरकार और ये असेंबली केवल एक डिबेटिंग सोसाइटी है और सारे निर्णय जो एक पॉलिटिकल अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो ही लेंगे और सरकार कोई निर्णय नहीं लेगी, तो इस देश में काफी देर से अपना हाथ उठा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं। I have given you 10 minutes, दिल्ली में मैंने 10 मिनट दिए, आपसे के साथ स्पेंड करा। संबित पात्रा, योर रिएक्शन नाउ, योर रिएक्शन टू राघव चड्ढा, इसीलिए इन जवाब संबित पात्रा, ये जो सारे मुद्दे उठ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, आपने अपनी बात कही राघव, मेरा निवेदन संबित पात्रा की टर्न है, संबित पात्रा जवाब राघव चड्ढा, सारा विवाद है इसे सॉल्व करेंगे। संबित ओवर टू यू, जवाब राघव चड्ढा। ये शांत हो जाएं फिर मैं बोलूं। आप बोलिए। अच्छा। देखिए राघव जी एक यंग प्रवक्ता है, एनर्जेटिक प्रवक्ता है। बहुत देर से अभी 1-to-1 डिबेट भी चल रही थी, बहुत चिल्लाकर अपने विषय को रख रहे थे। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं आम आदमी पार्टी से, वो वहां वकील क्यों भेजा था हाई कोर्ट पे? राघव चड्ढा जी को भेज देते, राघव चड्ढा जी जज को ऐसे ही कन्विंस कर देते जैसे वो आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। कितने प्रकार के यूनियन टेरिटरी होते हैं, 2 प्रकार के यूनियन टेरिटरी होते हैं, और आज हमें कहा जा रहा है कि आप काम नहीं कर। कौन कह रहा है? हाई कोर्ट कह रही है। आप क्या कह रहे हैं? हाई कोर्ट आपको गलत कह रही है। देखिए हाई कोर्ट उच्च न्यायालय है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय भी है। उच्च न्यायालय को इस प्रकार से नीचे मत डालिए। आपने प्रधानमंत्री को गाली दिया, हमने सुन लिया और बड़ा दिल रख के आपको क्षमा भी कर दिया। आप दिन रात भारतीय जनता पार्टी सभी को यहाँ गाली देते रहते हैं, एलजी को एजेंट कहते हैं, सबने सुन लिया। अब हाईकोर्ट को तो कम से कम बख्श दीजिए। ये जो निर्णय आया है ये हाईकोर्ट का है। और मैं एक बड़ा सवाल उठाता हूँ, देखिए जब ये सब कोई बिल वापस हो गया, कुछ भी होता था, तो उस दिन अरविंद केजरीवाल तुरंत बाहर निकल। ना मैं बता देता हूं। आपके एक प्रवक्ता ने ट्वीट भी किया कि दिस इज एंटी पीपल जजमेंट।
तो एंटी पीपल जजमेंट तो कोई बहुत महिमा मंडन करना नहीं हो गया हाई कोर्ट का। और अभी आप कह रहे थे हमें ये कहा जा रहा है कि काम मत करो, तो ये जजमेंट किसका है, ये वर्डिक्ट किसका है? ये भैया किसी हमने तो घर में बैठ के लिखा नहीं है, ये हाईकोर्ट के 2 जज ने, खंडपीठ ने दिया है जजमेंट। तो आप और कह रहे हैं कि ये जजमेंट मतलब ये जो विचार खराब है, इस प्रकार का विचार नहीं होना चाहिए, तो आप खराब किसको कह रहे हैं? मैं पूरा कर लूं, आप फिर एक साथ जवाब दे दीजिएगा। देखिए, मैं अमीश जी ये कह रहा हूं कि जब बिल वापस हो जाता था तो अरविंद केजरीवाल जी घर से बाहर निकलते थे और एकदम बिल्कुल एक ड्रामा की तरह मफलर लगा के ड्रामा उंगली ऐसे करके, ये चोर हैं, ये कायर हैं, साइकोपाथ है, इमरजेंसी लगा दिया, देश डुबा दिया, ऐसा करते थे। आज कहाँ छुपे बैठे हैं? ठीक है, ये आपको जो विपासना बोल रहे हैं, ठीक है, मैं भी सम्मान करता हूँ, वो ठीक है, हेल्थ के लिए जाना चाहिए, मगर ये ऐसा इतना आसान नहीं है। राघव कुछ कहना चाहते हैं? इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा, वापस जाइए, हाई कोर्ट जो बोलेगी। नहीं, सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कर लूं, ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। छोटी सी सुप्रीम बात कोर्ट ने कहा वापस जाइए, 10 सेकंड आप जो कहेगी वही होगा। वो जानते थे कि आज के दिन जजमेंट आने वाला है। एक सेकंड, ये खुलासा सुन लीजिए, ये खुलासा सुन लीजिए पहले, ये खुलासा सुन लीजिए। वो हमारा जवाब मांग रहे हैं। देखिए, हाईकोर्ट में आज जजमेंट आने वाला था, ये तो जानते थे। आज हाईकोर्ट के ये जानने के बावजूद वो 12 दिन की छुट्टी लेकर क्यों चले गए? गाली देने के लिए तो बहुत जल्दी आ जाते थे। आज जब इनको थप्पड़ पड़ी है हाईकोर्ट से, तो कहाँ छुपे हुए हैं? ये सत्ता के उपासना करने वाले विपासना के नाम पे कहाँ छुपे पड़े हैं? मैं तो ललकारता हूँ, आज अरविंद केजरीवाल जी को बाहर आना चाहिए और बिल्कुल ही शुड एक्सेप्ट द चैलेंज। ये सब कुछ बोलना था। छुपे हुए अरविंद केजरीवाल, संबित पात्रा सेज ऑन आवर पार्ट। ओके राघव चड्ढा, योर टर्न नाउ। देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहूंगा कि तमाम कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, सारी जुडिशरी में आम आदमी पार्टी की आस्था है और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, परंतु हम विनम्रता से अपनी असहमति अवश्य दर्ज करते हैं और इसीलिए लीगल रिकोर्स जो हमारे पास अवेलेबल है वो हम अपनाएंगे। एक चीज, दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी 10 दिन के इलाज के लिए या विपස්සना के लिए क्यों चले गए? अरे भाई, ऐसे नेता तो नहीं है ना कि 6-6 महीने देश के बाहर रहते हैं, विदेशों में बर्फीली हवाएं खा रहे हैं, घूम रहे हैं सूट बूट पहनकर। इस प्रकार की नेतागिरी तो नहीं करते, दिन रात दिल्ली में काम करते हैं। यदि अपनी तबीयत सुधारने के लिए 7-8 दिन के लिए दिल्ली के बाहर चले गए, आपको इसमें जलन हो रही है, एक चीज आप अपने नेता को कहिए सूट बूट पहनकर विदेशों का जो भ्रमण कर रहे हैं, जलन नहीं हो रही है, टूरिज्म हम तो ललकार रहे हैं, ऑफिस संभाले। आइए कैमरे के सामने बोलिए। कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को या दिल्ली सरकार को एक बहुत बड़ा थप्पड़ पड़ गया। मैं आपके समक्ष ये बात रखना चाहूंगा कि ये जो लड़ाई है, ये कोई आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है। ये जो लड़ाई है, ये दिल्ली की जनता के अधिकारों की लड़ाई है, दिल्ली के वोटर के अधिकारों की लड़ाई है। दिल्ली का वोटर यदि एक सरकार को चुनता है, तो उस सरकार को अगर काम करने नहीं दिया जाएगा, केजरीवाल 12 दिन की छुट्टी पे, चाहे वो तकलीफ में बीमार है, वो अलग बात है, लेकिन वी कांट कंपेयर बोथ। रीजनेबल होना पड़ेगा थोड़ा, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो कानूनी हो। तो ये हमारी हार या हमारे ऊपर किसी प्रकार हारून यूसुफ ना, ओके हारून यूसुफ ना, ओके की लड़ाई है। हम पहले भी लड़ रहे थे, हम आगे भी लड़ेंगे, ओके भी लड़ेंगे, संसद में भी लड़ेंगे। नहीं, संबित पात्रा 30 सेकंड में राघव चड्ढा का जवाब, फिर हारून यूसुफ। रहेंगे तो काम कब करेंगे? नहीं, ये लड़ते ही रहेंगे या काम भी करेंगे? हारून यूसुफ, पिछले 15 सालों से आपने शासन किया, ऐसी कुंजी बताइए कि आपका एलजी के साथ झगड़ा नहीं होता था, आपने काम भी कर लिया, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं काम कर पा रही? लड़ना झगड़ना, मुझे तो वो गाना याद आता है कि वो लड़ना झगड़ना जब चलता रहता है दो लोगों के बीच में, उसके अलावा कुछ होता नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि उसी तरह की स्थिति, एक ऐसी स्थिति जिसके अंदर संवैधानिक संकट खड़ा हो जाए, क्या आम आदमी पार्टी वो चाहती है क्रिएट करना? और आपके पास कुंजी क्या थी, अगर आप शेयर कर पाए आज? हारून यूसुफ, 15 साल आपने दिल्ली में शासन किया, जो छोटी बात नहीं है। अमित जी, अगर आप बाकी लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो ये तमाम बाधाएं के बावजूद ट्रांसफर ऑफ बिजनेस रूल जो हैं बड़े क्लियर और कैटेगोरिकल हैं, उसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन कंसल्टेशन बराबर, शीला जी की 15 साल सरकार रही जिसमें मैं मंत्री रहा, हमेशा ये प्रयास रहा, बहुत सारी बातों पर मतभेद भी हुआ। और ये जो आज संविधान की दुहाई दे रही है आम आदमी पार्टी, अगर आपको याद हो जब हमने इनको समर्थन दिया था तो ये छोड़ के भागे थे जन लोकपाल के नाम पे। हमारा मुद्दा ये था कि आप कानून की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर रहे, आप पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से परमिशन लें और हाउस में बोलने नहीं दिया था, ये इस्तीफा देकर भागे थे जन लोकपाल के नाम पे। आज जन लोकपाल की बात नहीं करते,
क्योंकि इनके यहाँ जिस तेजी के साथ इनके विधायक भ्रष्टाचार के केसेस के अंदर जा रहे हैं, आज जल लोकपाल भूल गए हैं, क्योंकि ये जानते हैं जल लोकपाल आते ही 38 MLA अंदर होंगे। अभी राघव चड्ढा जी बात कर रहे थे कि अस्पतालों में हम दवाइयां दे रहे हैं। मैं पूछना ये चाहता हूं, आपने डरा रखा है दिल्ली के डॉक्टरों को। आप ये कहते हो कि केवल वही दवाएं लिखो जो अस्पताल में उपलब्ध हो। ऐसी बीमारियां हैं, डॉक्टर इंसानियत के नाते उनको दवा लिख दिया करता था। नहीं, सुन लें आप बात। राघव जी, आप बड़े सीनियर आदमी हैं, हम लोग तो बड़े टहलते हुए आए हुए लोग हैं, आपसे जड़ीला नेता तो कोई है ही नहीं। और 67 MLA जीतने के बाद का जो अहंकार केजरीवाल जी का है, आज उन्हें लोगों से मिलना पसंद नहीं। आज धरना नहीं करेगा कोई उनके घर के बाहर, 144 और करेगा तो दफा 144 लगा दी। तो ये तमाम चीजें, ये वो पार्टी है जिसका ना तो दे देते हैं लोगों पे विश्वास है और ना कानून और संविधान पे विश्वास है। ये गए थे हाई कोर्ट, खुद गए थे ये इसके लिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट ओके सर, यूसुफ साहब, बिल्कुल ये खुद गए थे हाई कोर्ट और आज इनको करारा झटका भी लगा है हाई कोर्ट के अंदर से। अबे दुबे, अक्सर कई बार डिबेट हुई है कि अरविंद केजरीवाल और नजीब जंग के बीच में टकराव, लेकिन अब इस डिबेट को यहाँ पर एंड हो जाना चाहिए कि दायरा सबका है। केजरीवाल साहब का एक दायरा है, वो मुख्यमंत्री है दिल्ली के, लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। नजीब जंग का एक दायरा है। क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी लड़ाई में अपना समय निकालना चाहती है, ये काम में अपना समय निकालना चाहती है? आपको क्या दिखता है? देखिए, मुझे लगता ये है कि आम आदमी पार्टी की राजनीति दिल्ली में 2 स्तरों पर चल रही है। एक स्तर ये है कि वो दिल्ली को पूर्ण राज्य या उससे कुछ मिलता जुलता दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो लड़ाई उनकी राजनीतिक भी है, कानूनी भी है, वो एक लड़ाई का स्तर है। और दूसरी पूरी बात वही तो बता रहा हूँ, वो एक लड़ाई का स्तर है। उसमें नजीब जंग के साथ उनके जो खट्टे मीठे संबंध है, इसमें कभी भी नजीब जंग की प्रशंसा भी उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने ऑन रिकॉर्ड नजीब जंग की, यहाँ तक कि वो बस्सी साहब जो थे पुलिस कमिश्नर, उनकी भी प्रशंसा की है कि वो बहुत ईमानदार और भले आदमी और हमारे उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। देखिए, दोनों बातें, ये मैं इसे खट्टा मीठा संबंध कहता हूँ, नंबर 1। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, दूसरा जो स्तर राजनीति का होना चाहिए और जो है भी और होना चाहिए, मैं मानता हूँ, अगर नहीं है तो होना चाहिए, वो ये है कि दिल्ली को अपने दायरे में रहते हुए बेहतर से बेहतर शासन देना। एक छोटा सवाल, क्या आपको लग रहा है अरविंद केजरीवाल अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हैं दिन ब दिन, अगर वो इसी तरह से इस मुद्दे पर चलते रहे? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो एक वॉर मोड के अंदर है। देखिए, मैं ऐसा लग रहा है वो एक झगड़े के मोड के अंदर है। अरविंद केजरीवाल अगर अपनी साख खो रहे हैं तो इसका फैसला हमारी बहस से नहीं होगा। इसका फैसला कहाँ होगा बता रहा हूं मैं आपको जी। इसका फैसला होगा अभी एमसीडी की जो तुरंत चुनाव आने वाले हैं उसमें होगा जी। वो उसमें जो दिल्ली में उपचुनाव होने वाले हैं उसमें होगा, मैं आपसे या 2020 में होगा कि कौन कितने पानी में जी जी जी। हम लोगों की बहस से नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, आपको लग सकता है हम लोगों की बहस से नहीं होगा, ये आपकी अपनी राय हो सकती है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ एक और, क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल को और उनकी पार्टी को, जो उन्होंने अपशब्द बोले हैं नजीब जंग को, माफी मांगनी चाहिए उनसे? क्या लगता है हाईकोर्ट के फैसले के बाद? अब ये तो वो लोग एजेंट बोला ये एजेंट है। मेरा कहना है ये तो वो लोग तय करेंगे उन्हें क्या करना चाहिए। मैं आपसे राय मांगू, एज अ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, माफी मांगनी चाहिए? मेरा तो मानना ये है कि किसी के खिलाफ कभी कोई अपशब्द इस्तेमाल करने, पर आपको लगता है माफी मांगनी चाहिए? अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ माफी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी? नहीं, मैं कोई नहीं होता ये कहने वाला कि वो क्या नहीं होते आप वरिष्ठ पत्रकार? नहीं भाई, वरिष्ठ पत्रकार जरूर हैं। जब मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को किसी के खिलाफ कोई अपशब्द राजनीति में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपकी राय उसका मतलब जो निकालना हो आप निकालिए। देखिए, 2 बातें हैं। क्विकली 30 सेकंड। नहीं, देखिए, माफी मांगने का मतलब तो पहले भी उनको कहने का हक नहीं था, इस जजमेंट के पहले भी उनको कहने का हक नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि आज के जजमेंट के बाद एक नया संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। फेसबुक पर, ट्विटर पे जबरदस्त फीडबैक आ रहा है हमारे शो का, आर पार पर आप भी ट्वीट करिए और साथ ही अपनी राय रखिए फेसबुक के ऊपर। इसी बीच एक दर्शक नितिन कह रहे हैं कि अच्छा है कि कोर्ट ने ही केजरीवाल को अपना दायरा बता दिया। नितिन कह रहे हैं दिल्ली की जनता केजरीवाल के काम से खुश है। सैयद मोहम्मद रिजवी कह रहे हैं बीजेपी और आप सिर्फ प्रचार करते हैं। राहुल मंडल कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर काफी राय आ रही है पब्लिक की, लेकिन मैं संबित पात्रा का इस दौर में रुख करना चाहता हूं। संबित पात्रा, सारा आरोप आप पर है, कुछ भी होता है तो आरोप बीजेपी पर, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लग जाता है आम आदमी पार्टी का। इनकी तरफ से मैं ही आपको थोड़ी गुजारिश कर देता हूं, इनको थोड़ा काम कर लेने दीजिए, या फिर आपको लगता है कि ये बहाना कर रहे हैं? 20 साल भी सरकारें चली।
देखिए, ये आम आदमी पार्टी को मैं उन्हीं की भाषा और ऐसा ही एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। देखिए, जब आप छोटे थे, जब हम छोटे थे और कभी कभी अपने माता पिता के साथ कैरम बोर्ड का खेल खेलते थे और हम हारने लगते थे, तो हम क्या करते थे? हम पूरे कैरम बोर्ड को उठा के ऐसे फेंक देते थे, सारे गोटी उधर उधर बिखर जाते थे, फिर हम भाग जाते थे वहाँ से। ठीक उसी प्रकार का कैरम बोर्ड का खेल आम आदमी, देखिए मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि आम आदमी पार्टी इसी प्रकार के उदाहरण से ही समझाया जा सकता है, जिस प्रकार का वो कर रहे हैं। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, हार रहे हैं, अपने काम को वो कर नहीं पा रहे। नहीं, ये अस्पताल बनाना चाहते हैं, ये स्कूल बनाना चाहते हैं, जमीन नहीं, ये कह रहे हैं कि हम अस्पताल बनाना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, उसके बाद पलट के आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वो भी देखी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये स्कूल बनाना चाहते हैं, अस्पताल बनाना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली हाफ स्टेट है। ये इनको शायद चुनाव से पहले पता नहीं था कि दिल्ली हाफ स्टेट है, तो ये सब हो सकता है कि नहीं हो सकता, ऐसा लगता है ये बात सुन के। नहीं, मैं यही तो कह फुल रहा स्टेट चाहते हैं। अब देखिए, अगर 3 विषय इनके पास नहीं है, बाकी हजारों विषय तो इनके पास हैं, तो जो विषय आपके पास है उसमें आपने क्या, वाईफाई, अगर आप वाईफाई दे देंगे तो क्या हम हवा में जाके वाईफाई को मोदी जी रोक देंगे? बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। कैसे रोकेंगे हम वाईफाई को? तो कहाँ दे दिया वाईफाई? वाईफाई तो कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, कहीं भी वाईफाई काम नहीं कर रहा है। तो देखिए, ये बहानेबाजी, क्योंकि इनको दिल्ली में करना धरना कुछ नहीं है। उनको जाना है पंजाब, उनको जाना है गोवा, उनको जाना है ऊना, उनको जाना है यूपी में। तो स्वाभाविक रूप से जो रातों रात प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश देखे, तो उसे वो कैरम बोर्ड के खेल को खिंडा देना है और क्या करना है। जी राघव चड्ढा, महत्वाकांक्षाएं ज्यादा है। चुनाव से पहले भी आपको पता था दिल्ली तो दिल्ली है, अब आपको गुजरात भी दिखाई दे रहा है, गोवा भी दिखाई दे रहा है, पंजाब भी दिखाई दे रहा है। वही मैं आपसे जो बार बार सवाल मैं पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है कि आप इस समय फंस गए हैं अपनी चाल के अंदर? क्योंकि हाई कोर्ट में आप ही ने केस डाला और फैसला भी आ गया, अब मामला क्लियर हो जाना चाहिए। अब एलजी से कोई बैर है कि नहीं है? देखिए, ये बताइए आप ऑन रिकॉर्ड, एलजी के साथ आप कोई टकराव होगा कि नहीं होगा, या फिर आप संभल की बात होगी? 3-4 चीजें, एलजी के साथ टकराव होगा या संभल की बात? 3-4 विषयों पे बात रखना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि इस साल के आखिर में दिल्ली के कई इलाकों में वाईफाई आ जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे दिल्ली सरकार अपने वादे पूरे कर रही है, मोदी जी भी 15 लाख रुपए सारे लोगों के बैंक अकाउंट में डाल देंगे। एक चीज। दूसरी चीज, जहां तक आप गोवा, गुजरात, पंजाब की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आम आदमी पार्टी को अभूतपूर्व ऊर्जा और समर्थन प्राप्त हो रहा है, और वहाँ पर भी एक वैकल्पिक राजनीति की जो एक चिराग जला है, उसके तरफ दिल्ली के देश की जनता, पंजाब की जनता, गोवा की जनता, गुजरात की जनता देख रही है, और वहाँ पे चिराग बुझ गया है, वहाँ चिराग जला रहे हैं, पार्टी को समर्थन प्राप्त हमारा चिराग का क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर हमारा संगठन बनाया जाएगा और आने वाले समय में हम वहां चुनाव भी लड़ेंगे। परंतु जहां तक आप ये लार्जर सवाल खड़ा कर रहे हैं उपराज्यपाल का, हम तो आज भी काम कर रहे थे, कल भी करेंगे। उपराज्यपाल हमारे तमाम ऑर्डर्स को नल एंड वॉइड करते थे। अब उपराज्यपाल यदि अब इस जजमेंट के बाद हमारे ऑर्डर्स को नल एंड वॉइड करना बंद कर देंगे तो दिल्ली में बहुत तेजी से काम होने लग जाएगा। जहां तक आप मुझे बताइए कि आप संविधान के दायरे में आते हैं नहीं आते? क्या दिल्ली सरकार संविधान के दायरे में फैसला लेगी नहीं लेगी, ये बताइए। कांग्रेस का एजेंट आप खुद बताइए। अरविंद केजरीवाल जो कि कहते थे हर मामले के ऊपर कि धरने होने चाहिए, हमें लोकतंत्र में लोकशाही का सबको हक है, ये तो अरविंद केजरीवाल का नारा रहा है। अब उन्होंने अपने घर के बाद धारा 144 लगवा दी है, ये कहां तक जायज है? पब्लिक का मुख्यमंत्री देखा पब्लिक से दूर क्यों भाग रहा है? मैं बता देता हूं। पहली बात तो ये गलत इंफॉर्मेशन ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने घर के बाहर धारा 144 लगवा दी है, इस प्रकार की बात है। अरविंद केजरीवाल जी तो दिल्ली में है भी नहीं, ये किसी अफसर ने यदि किसी मुझे उसकी जानकारी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने नहीं लगाया, किसी अफसर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर लगाया, दिल्ली के मुख्यमंत्री को आइडिया भी नहीं। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद हारून यूसुफ जी के पास चले जाइएगा। जिस पार्टी की दिल्ली विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है उसके पास चले जाइएगा। जिस सरकार जिस विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, आप उस कांग्रेस पार्टी के पास चले जाइएगा। पर हमारी बात तो सुन लीजिए, आप हमें ये भी बता दीजिए कि ऐसा कैसे कि जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी तो शीला दीक्षित जी कमीशन ऑफ इंक्वायरी बना सकती थी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं तो अरविंद केजरीवाल कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं बना सकते।
शीला दीक्षित मुख्यमंत्री ये थी तो शीला धोखेबाजी दीक्षित बंद कीजिए। अफसरों की ट्रांसफर कर सकती थी। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं तो अरविंद केजरीवाल राघव चड्ढा जी, दिल्ली अफसरों की वालों को ट्रांसफर नहीं धोखा कर देना सकते। बंद शीला कीजिए। दीक्षित मुख्यमंत्री थी तो वो व्यापारियों के लिए महिला सुरक्षा पे काम कर सकती जवाब थी। हारून यूसुफ से अरविंद जवाब, केजरीवाल हारून यूसुफ से जवाब, राघव चड्ढा, ये मैं आपको चड्ढा, सकते हैं ना बिजली, हारून यूसुफ राघव से जवाब, चड्ढा जी, किसी पे काम कर सकते हैं। निर्भया ये जब कांड किस हुआ प्रकार था, की लोकतंत्र की नहीं, बात जब कर रहे हैं निर्भया आप लोग? कांड हुआ था और मोमबत्तियां लेके आप लोग घूम रहे थे, तब पता नहीं था कि दिल्ली का संविधान क्या है, किसके हाथ में वो पावर है। आपने सारा ठीकरा शीला दीक्षित जी निर्भया के कांड सर हुआ को दिया। था और तो दूसरा, शीला दीक्षित जी क्या सुनिए, कहा करती थी? शीला दीक्षित जी कहा करती थी कि यूपी और बिहार के लोग आकर इस राघव चड्ढा, राघव चड्ढा सुन भी लीजिए, राघव चड्ढा नॉट फेयर, राघव चड्ढा निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन, पूरा ऑडियो फेड आउट करना पड़ेगा। हारून यूसुफ को 30 सेकंड का टाइम तो दीजिए, करते हैं। हारून यूसुफ को 30 सेकंड का टाइम तो दीजिए। हारून यूसुफ 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। कोई कुछ तहजीब के दायरे में हम लोग आप बात मुझे कर 10 रहे हैं। सेकंड का समय तो दीजिए। अभी मैं राघव चड्ढा जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अभी जो दिल्ली के अंदर 6-6 घंटे पावर कट हो रहा था, आपने लोगों को झुंझुना थमाने के लिए कहा कि 1 घंटे लाइट जाएगी तो 250 रुपए घंटा मिलेगा। कहाँ संविधान में प्रोविजन था? दिल्ली के लोगों के साथ आंख मिचोली खेलना बंद कीजिए। जी, हारून यूसुफ, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने जी जजमेंट मैं जवाब लूंगा आपसे, मैं राघव आपसे में जवाब लूंगा। इसका प्रोविजन संविधान में होता है क्या? संविधान बताएगा कि डीआरसी कैसे चलेगा? संविधान बताएगा कि बिजली की ये राघव चड्ढा संविधान काफी कुछ बताता है, आप लेकिन संविधान बताइए को क्या तुम्हारी वो सवाल कर रहे हैं आप। मैं विराट गुप्ता का, इतने वरिष्ठ नेता हैं, विराट ये तो डीआरसी माफ करिए, विराट गुप्ता का रुख करता हूं। विराट गुप्ता, संक्षेप में आप संविधान का क्राइसिस कैसे है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कैसे है, मुझे उसको बताइए। ऑडियो फेड आउट, विराट गुप्ता, मुझे बस 30 सेकंड, मुझे बस इतना बताइए कि एलजी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कैसे, उसका जवाब दीजिए। उसी के बारे में बता रहा हूं मैं कि आज हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ये जाहिर हो गया है कि दिल्ली सरकार के जो निर्णय थे वो सारे गलत हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कैसे? उन गलत निर्णयों के आधार पर जितने भी कार्रवाई हुई हैं, उन अफसरों ने जो काम किए हैं, क्या वो सब गैर कानूनी हो गए हैं? जितनी भी नोटिफिकेशन नहीं, सवाल इस बात का नहीं है। उन अफसरों ने जिनकी गलत पोस्टिंग की गई थी और उन्होंने जो काम किए वो गैर कानूनी हो गए, तो ये संवैधानिक संकट है, उसका खामियाजा कौन बड़ी बात। भुगतेगा? विराट गुप्ता, आपने बड़ी बात बोली। दिल्ली का बॉस अब आप नहीं, यानी अब दिल्ली का बॉस एलजी है। राघव चड्ढा, विराट गुप्ता, संबित पात्रा, हारून यूसुफ और अभय दुबे। राघव चड्ढा, माय स्ट्रेट क्वेश्चन, मैं एक बार फिर आपसे सवाल पूछता हूं, क्या दिल्ली के अंदर अब हम टकराव की स्थिति नहीं देखेंगे, या फिर जो अब धारा 144 पर टकराव हो रहा है, एलजी कह रहे हैं कि जिस अफसर ने लगाया वो गलत लगाया, जिस मजिस्ट्रेट ने लगाया, माफ करिए, वो गलत लगाया, आप कह रहे हैं किसी अफसर ने लगा दिया, अरविंद केजरीवाल को पता ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि टकराव की स्थिति तो आज हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद जहां आर और पार हो गया, फिर भी बना हुआ है, ऐसे में काम सफर करेगा? 20 सेकंड में सरकार दिल्ली की जनता के हितों के लिए कार्य कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता के हितों में काम कर रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, महिला सुरक्षा हो, भ्रष्टाचार कम करना हो, तमाम काम हम लोग कर रहे हैं। कई प्रकार की अड़चनें हमारे सामने पैदा करी जा रही हैं। लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर सीबीआई की रेड करा दी जाती है। रोज हमारे एक नए एमएलए को गिरफ्तार कर लेते हैं, कभी कभार दो एमएलए को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। उन्होंने करप्शन करा हुआ था, उनको बेल मिल गई है, उन्होंने करप्शन करा हुआ था, अब आप उनका कहाँ बचाव करने के लिए आए? करप्शन ये तो फिर आप सेल्फ गोल करते हैं। राघव, देखिए, मैंने आपसे कितना साफ सुथरा सवाल मैंने पूछा, अपने आपने विधायकों सेल्फ की गोल बात करी, मैं अपने मैं विधायकों की आपको बात बता रहा हूँ, व्यूअर्स का फीडबैक ट्विटर पे, मैं आपको लबो-लबाब बता रहा हूँ, ट्विटर पे और फेसबुक पे लोग कह रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा बंद करिए और काम करिए। आपके लिए मैसेज ये है, लड़ाई झगड़ा बंद करिए और काम करिए, हमें आपसे बहुत उम्मीद। हमारी बात, अरे भाई लड़ाई झगड़ा आप चिल्लम चिल्ली तो बंद करिए, लड़ाई झगड़ा तो बंद हो जाएगा, चिल्लम चिल्ली तो बंद करिए, हमें जवाब तो देने दीजिए कम से कम। आपने अगर जवाब नहीं दिया तो किसी ने जवाब नहीं दिया। संबित पात्रा, मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि हम लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार काम कर रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी उसे रोकने के प्रयास करेगी तो हम दिल्ली की जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। ये कोई मेरी लड़ाई जवाब नहीं है, संबित पात्रा जवाब, ये लड़ाई नहीं है। संबित पात्रा जवाब आपके पास 20 सेकंड है। संबित पात्रा, ये दिल्ली के इलेक्टोरेट के अधिकार की लड़ाई है। दिल्ली का वोटर चुनाव में क्यों वो राघव जी लड़ाई बंद कर देंगे? 30 सेकंड और है, मैं डिबेट को वाइंड अप कर दूंगा। जवाब संबित पात्रा। नहीं, आपकी इनकी लड़ाई करने दिया जाएगा। हाँ, ये लड़ाई लड़ रहे हैं ना, लड़ाई बंद होगी तब मैं बोलूंगा ना। करना चाहूंगा कि जब शीला दीक्षित जी, राघव चड्ढा, आज आपने सबसे ज्यादा बोला, 30 सेकंड दीजिए संबित पात्रा को। बंद कर, आपने उनसे सवाल पूछा ना, जवाब तो वही देंगे, केंद्र में वो है। संबित पात्रा, काम करने दीजिए, यही कह रहे हैं ये।
इनको कौन रोक रहा है काम करने के लिए? आप बताइए। ये सबका प्राण हरण किए हुए हैं। ये जिस प्रकार से ये लड़ तो रहे हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने दिया आपको वर्डिक्ट सुना के कि आपकी लड़ाई गलत थी। अब तो मान जाइए। नहीं, हम लड़ेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट भी बता देगी नहीं, फिर लड़ेंगे। अरे सब कुछ एक कानून के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होता है। ये चिल्ला चोट करने से, इस प्रकार एक इमेच्योरिटी, अपरिपक्वता के साथ बिहेव करने से कुछ नहीं होता है। और आज अरविंद केजरीवाल जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, 10 सेकंड। किसी और दिन तो आप निकल कर आकर कि काला दिवस हो गया, इमरजेंसी लग गया, मुझे मारने की कोशिश हो रही है, और आज कहां छुपे बैठे हैं? थैंक यू सर, थैंक यू। वाइंड अप डिबेट। थैंक यू सो मच। क्लोजिंग रिमार्क्स 5 सेकंड्स ऑन दिस डिबेट। मेरा कहना है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट का कोई बहुत ज्यादा बदला हुआ फैसला आएगा, और अंततः उन्हें जो दायरा है उनको भी थोड़ा संभल के चलना उसमें ही शासन चलाना होगा। थैंक यू। उनका जो दायरा है उसी में शासन चलाना होगा। लास्ट वर्ड। फिलहाल इतना ही। आर पार देखने के लिए शुक्रिया।